गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से संबंधित जो हमारी क्लास चल रही थी उसी में आज हम नेक्स्ट क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के निर्माण में अत्यधिक ब्रिटिश प्रभाव के बावजूद दोनों देशों की संवैधानिक योजना में कई अंतर हैं, चर्चा कीजिए। जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत ज्यादातर जो प्रावधान है कहां से लिए गए हैं। आपको पता है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था वहां से लिए गए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश जो संविधान है वहां से, क्योंकि भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो आप पढ़ते हैं कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधान का जो है संविधान को पहले पढ़ा था, उसके बाद में ही भारतीय संविधान को तैयार किया गया था। तो भारत में जो संविधान तैयार हुआ था उसमें ब्रिटिश प्रभाव के बावजूद भी दोनों देशों की संवैधानिक योजना में कई अंतर हैं, उनके बारे में हमें बताना है। देखिए, जितना भी संविधान जो अंबेडकर जी ने पढ़े थे, ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम वही प्रावधान उन्होंने भारतीय संविधान में लागू किए थे। जो चीजें उन्हें अच्छी लगी उन्हें कुछ परिवर्तन के साथ जो है भारतीय संविधान में लाया गया था। तो किस तरह से वो चीजें अलग है उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले भूमिका में हमें क्या बताना है, देखिए, भारतीय संविधान में विश्व भर के विभिन्न संविधानों से कई प्रावधान लिए गए हैं और इसके सर्वाधिक भाग कहां से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल का पद, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण को इसी अधिनियम से लिया गया है। ये आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से प्रावधान 1935 से लिए गए हैं, कौन से अमेरिका के संविधान से। जैसे अगर हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो वो कहां से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से। इसके अतिरिक्त सरकार के संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता, विधि के शासन की अवधारणा, लोकसभा अध्यक्ष का पद और विधायी प्रक्रिया को अपनाने के संदर्भ में ब्रिटिश प्रभाव को देखा जा सकता है। जैसे हम अगर लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, तो इसकी बात जो है अवधारणा ये कहां से ली गई है, ब्रिटिश के संविधान से। एकल नागरिकता भी और विधि का शासन की जो अवधारणा है वो, विधायी प्रक्रिया, ये सब कहां से लिए गए हैं, ब्रिटिश संविधान से। लेकिन फिर भी इनमें अंतर है, उन अंतर को हम देख लेते हैं कैसे कैसे अंतर पाए जाते हैं। दोनों देशों की संवैधानिक योजना में प्रमुख अंतर, तो पहला तो हो जाएगा लिखित बनाम अलिखित संविधान। जो भारत का संविधान है सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जबकि जो ब्रिटेन का संविधान है वो कैसा है, अलिखित है, यानी ये लिखा नहीं गया है। जो भारत का संविधान है वो लिखित है, जिसमें टोटल कितने अनुच्छेद हो जाएंगे, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है गणराज्य बनाम संवैधानिक राजतंत्र। तो अगर हम भारत के प्रमुख की बात करें, जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जबकि ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, राजतंत्र, यानी ये पद कैसे होता है, वंशानुगत होता है, जो कि या तो वहां पे क्या होते हैं, सम्राट या सम्राज्ञी, यानी ये पद वहां पे चुने नहीं जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और वहां पे वंशानुगत होता है। अगला है कठोर बनाम लचीला, यानी भारतीय संविधान किस तरह का है, कठोर भी है और लचीला। भारत के अंदर कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें अगर परिवर्तन करना हो तो कैसे कर सकते हैं, भारत में एक साधारण बहुमत के द्वारा उनमें चेंज किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। जैसे भारत में जब जीएसटी लाया गया था तो उसके लिए क्या किया गया था, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक थी। तो इस तरह से भारत का संविधान कैसे है, कुछ मामलों में लचीला है और कुछ मामलों में कठोर है, और कुछ ऐसे भी मूल ढांचे हैं जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे कि 1973 के केशवानंद भारती केस में ये विवाद उठा था कि जो भारत का मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला है हमारा है अध्यक्ष का पद। भारत के अंदर जो अध्यक्ष का पद है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो वो एक पार्टी से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां का जो अध्यक्ष बनता है उसको उस पार्टी से रिजाइन देना पड़ता है, उस पद से उसको मुक्त होना पड़ता है, वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। लेकिन भारत में क्या होता है, जो भी अध्यक्ष होगा वो उस पार्टी का जो होता है सदस्य होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संवैधानिक सर्वोच्चता बनाम संसदीय संप्रभुता। भारत के अंदर
संविधान सर्वोच्च है, लेकिन अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है तो न्यायालय के अंदर उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है कि जो कानून बनाए गए हैं वो सही है या नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में अगर कोई भी संसद कोई भी कानून बनाती है तो न्यायालय उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी न्यायालय में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दूसरा है संघीय बनाम एकात्मक, यानी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो राज्यों के पास भी है, जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जिनमें राज्य जो है कानून बना सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में सब कुछ क्या होता है, संसद के हाथों में होता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे हैं प्रावधान हैं जो संवैधानिक योजना में दोनों में अंतर करते हैं, किसमें, भारत में और ब्रिटेन के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मंत्रियों से संबंधित कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें भारत में और ब्रिटेन में अंतर पाया जाता है। कौन कौन से प्रावधान है? पहला है, भारत में संसद के किसी भी सदन के सदस्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जबकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन, कौन सा है निचला सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए। यानी भारत में अगर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो वो राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है और लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में अगर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो वो निचले सदन को क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स बोला जाता है ब्रिटेन के अंदर, और वो ही इसका सदस्य होना चाहिए। दूसरा है, ब्रिटेन में मंत्रियों के विधिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, जबकि भारतीय मंत्रियों को राज्य के प्रमुख के आधिकारिक कर्तव्यों पर प्रति हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका क्या अर्थ होगा, यानी ब्रिटेन में जो मंत्री होते हैं विधिक उत्तरदायित्व यानी कानून के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, और यहाँ पे जबकि भारतीय मंत्रियों को राज्य के प्रमुख के आधिकारिक कर्तव्यों पर प्रति हस्ताक्षर करने की आवश्यकता, यानी राज्य के प्रमुख के अंतर्गत वो आते हैं। कौन? जो भारत में मंत्री होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा, भारत में ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री अधिकतम 6 महीने की अवधि तक, ये टाइम पीरियड होता है, के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जबकि ब्रिटेन में केवल सांसद ही मंत्री बन सकते हैं। यानी ब्रिटेन में अगर कोई भी व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसको पहले सांसद यानी संसद की सदस्यता होनी चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर सदस्यता लेनी आवश्यक है। लेकिन ब्रिटेन में पहले सदस्यता लेने के बाद ही कोई व्यक्ति मंत्री बनेगा ब्रिटेन में, और भारत में 6 महीने का टाइम उसको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट हो जाएगा, सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल को संतुलित करने और भविष्य में मंत्री स्तरीय कार्यालय के लिए अपने सदस्यों को तैयार करने हेतु विपक्षी दल ब्रिटेन में एक शैडो कैबिनेट का गठन करते हैं, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। यानी भारत में शैडो कैबिनेट जैसी कोई भी व्यवस्था में मौजूद नहीं है। ये कहाँ पे है? ये ब्रिटेन में है। ये क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है शैडो कैबिनेट को लेकर। भारत में कोई भी ऐसी कैबिनेट नहीं है, जबकि ये कहाँ पे है? ब्रिटेन में है। अगला हमारा पॉइंट है अध्यक्ष के पद के बारे में। ब्रिटेन में अध्यक्ष का निर्वाचन क्षेत्र निर्विवाद रहता है। एक बार नियुक्त होने के बाद अध्यक्ष अपने राजनीतिक दल से औपचारिक इस्तीफा देता है। भारत में अध्यक्ष का अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा देना न तो जरूरी है और न ही ऐसा कोई प्रावधान है कि वह निर्विरोध चुना जाए। यानी अध्यक्ष पद, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अध्यक्ष का पद जो होता है कैसा होता है? निर्विवादित होता है। जबकि वहां पे ब्रिटेन में क्या होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष बनता है तो उसको उस पार्टी से रिजाइन देना होगा। लास्ट में हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है कि यद्यपि भारत और ब्रिटेन दोनों प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है, इन राष्ट्रों के आदर्शों के बीच मूलभूत अंतर है। यानी आदर्शों के बीच में मूलभूत अंतर पाया जाता है। कैसे? उदाहरण के लिए भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? गणतंत्रात्मक है, तथा यह लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद के सिद्धांतों का
कठोरता से पालन करता है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर इन सभी शब्दों को लिखा गया है कि इनको लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद को। जबकि ब्रिटेन में अभी भी क्या है, राजशाही है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और आधिकारिक राज्य धर्म के रूप में ईसाई धर्म मौजूद है। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से कौन सा धर्म है, ईसाई धर्म। लेकिन भारत के अंदर किस चीज को अपनाया गया है, धर्मनिरपेक्षता को। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि भारत का अपना कोई राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में आधिकारिक रूप से राज्य धर्म में किसे माना जाता है, ईसाई धर्म को। भारत का यानी राज्य के रूप में अपना कोई भी धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। बहुत सारी चीजें ब्रिटेन से लेने के बाद भी भारतीय और ब्रिटेन के संविधान में अंतर पाया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत जितनी चीजों को लिया गया है दूसरे देशों के संविधानों को, वो कुछ चेंजिंग के साथ ही लिया गया है, न कि सेम टू सेम उन्हीं चीजों को यहाँ पे रखा गया है। तो बहुत सारी चीजों को जिस तरह से भारत की जनता के अनुकूल वो चीजें थी उसी हिसाब से इसमें ढाला गया है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है आपको पहले से अलग अलग खंडों में इसको बांट लेना है। इससे आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और आपका क्वेश्चन जो है आसानी से कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।